नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज है 16 जुलाई 2023 और आज हम लोग जो है आज की करंट अफेयर्स के साथ साथ जो पुरानी पिछली कुछ दिनों की छूटी हुई करंट अफेयर्स हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। और 2-3 दिन में मैंने ये निर्णय किया है कि जो भी छूटी हुई करंट अफेयर्स हैं उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ जो है उनको अभी जोड़ लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अभी 2-3 दिन से जो है करंट अफेयर्स की क्लास नहीं ले पा रहा था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ हैं। और मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो है अब जो है डेली जो है ये करंट अफेयर्स की क्लास हुआ करेगी रात के 9 बजे लाइव। तो फिलहाल जो है अभी जो छूटी हुई करंट अफेयर्स हैं तो उसके लिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना करके उसको जो है कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद जो है कंटिन्यूएशन में जो है लाइव क्लास होती रहेगी। तो अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं पहली करंट अफेयर्स को आज की। तो जो फर्स्ट करंट अफेयर्स है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। दुधवा टाइगर रिजर्व, अब ये जो दुधवा टाइगर रिजर्व है इसको लेकर के न्यूज़ है। ये कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। और याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का दूसरा जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है? पीलीभीत में है, ठीक है, नया बना है। तो लखीमपुर खीरी, ये लखीमपुर खीरी जो है ये हमारा उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, नेपाल के पास में। तो ये उत्तर प्रदेश जो दुधवा टाइगर रिजर्व है उसको लेकर एक न्यूज़ है कि वहाँ पर जो है एक जैर्डन बैबलर, लिख देते हैं जैर्डन बैबलर, ये एक जीव है, ठीक है। और ये जीव जो है ये पाया गया है वहाँ पर, जैर्डन बैबलर। और ये एक दुर्लभ प्रजाति का जीव है और एक्चुअली में एक्सटिंक्ट है। और ये जो है घास में रहता है, ठीक है। ज़्यादातर जो है ऊपर पहाड़ियों में घास में रहता है। ये दुर्लभ प्रजाति है जो है ये IUCN ने इसको जो है दुर्लभ प्रजाति घोषित किया है। और ये जो जैर्डन बैबलर जीव है ये दुधवा लखीमपुर खीरी में ये पाया गया है अभी रिसेंटली। और उसके बाद जो है ये इसको लेकर जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो है 95% जो है ये जो जैर्डन बैबलर है इसका ये 95% जो जैर्डन बैबलर हैं वो अरुणाचल प्रदेश और असम में पाए जाते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और असम में, अरुणाचल प्रदेश और असम में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कहाँ पर मिलते हैं। और IUCN ने जो है इसको 1994 में, तो 1994 में ही IUCN ने इसको जो है रेड डाटा बुक जो जारी करता है IUCN, है ना। और इसमें जो है IUCN ने इसको जो है दुर्लभ प्रजाति में इसको डाला हुआ है, पहले से ही एक्सटिंक्ट में डाला हुआ है, असुरक्षित में, ठीक है। तो ये संकटग्रस्त संकटापन्न जीव है, संकटग्रस्त जो श्रेणी है वो IUCN जो संकटग्रस्त जीव, ठीक है। IUCN ने जो है इसको संकटग्रस्त जीव के रूप में डाला है। अब ये जो रेड डाटा बुक IUCN जो है जारी करता है, इसको याद रखिएगा कि रेड डाटा बुक जो है ये कौन जारी करता है, ठीक है। और ये रेड डाटा बुक में जो है जो एक्सटिंक्ट प्रजाति या फिर जो भी ऐसी प्रजाति होती है जो संकटापन्न होती है उस प्रजाति को रेड डाटा बुक में जो पन्ने होते हैं वो गुलाबी कलर के पन्ने होते हैं, उनमें वो जीव जो हैं अंकित होते हैं, ठीक है। गुलाबी पेज होते हैं, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है रेड डाटा बुक को लेकर के, हाँ। और ये जैर्डन बैबलर जो है ये अरुणाचल प्रदेश और असम में ये ज़्यादा पाया जाता है। साथ साथ में जो है हरियाणा में भी ये पाया जाता है। हरियाणा में जैसे
जहां जहां पर जैसे नदियां हैं, नदियों के किनारे में जैसे घास भूमियां हैं, या फिर पर्वतों के ऊपर जैसे ही हम लोग जो है 4,000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं पर्वतों के ऊपर, तो वहां पे जो है घास भूमि हमें दिखती है। तो उस घास भूमि में ये जो जैडन वेबलर है ये रहता है। तो हरियाणा में भी जो है ये सतलज नदी है। तो सतलज नदी जो है हरियाणा और पंजाब में, उसके किनारे भी पाया जाता है ये, ठीक है ना, हरियाणा पंजाब में। तो सतलज नदी के किनारे, ठीक है ना। तो अब जो इसके बाद जो है ये जो है इसका जो 30% जो टोटल पॉपुलेशन है इसकी, इस जैडन वेबलर की, वो इंडिया में पाई जाती है, ठीक है ना। 30% केवल पॉपुलेशन, और 30% में ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश और असम में पाई जाती है। कुछ जो है प्रजाति जो है इसकी, ये हरियाणा और पंजाब में भी सतलज नदी किनारे पाई जाती है। IUCN ने 1994 में इसको रेड डाटा बुक में जो है डाला था संकटापन्न जीव के रूप में। और हम जानते हैं कि रेड डाटा बुक जो है वो उसमें जो है गुलाबी पन्ने होते हैं, उनमें ये जो है एक्सटिंक्ट प्रजाति जो है वो डाली जाती है। वनरेबल और एक्सटिंक्ट होते हैं, तो एक्सटिंक्ट जो है संकटापन्न उनको डाला जाता है। और ये जो है मेनली जो है 4 देश हैं। जैसे अभी वो हिमालय क्षेत्र जहाँ जहाँ फैला हुआ है, तो हिमालय क्षेत्र जो है जैसे भारत में के अलावा पाकिस्तान में भी जो है हिमालय नहीं तो दूसरा जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी है वो है, ठीक है। और नेपाल में जो है हिमालय है, और म्यांमार में जो है अराकान योमा जो पर्वत श्रेणी है। अराकान योमा जो है ये बेसिकली हिमालय का ही जो पार्ट है, वहाँ पर भी ये पाया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो अभी पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश को लेकर के है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर उत्तर प्रदेश में किस टाइगर रिजर्व में ये पाया गया है। तो ये पाया गया है दुधवा लखीमपुर खीरी का जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं सेकंड न्यूज़ की तरफ। जो सेकंड न्यूज़ है उस पर आते हैं कि इजराइल की जो संसद है, इजराइल की जो पार्लियामेंट है, उसने जो है एक एक्ट पास किया है इजराइल की संसद ने। और ये जो है इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी शक्तियों को सीमित किया गया है। वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट की जो निगरानी शक्ति थी, निगरानी शक्ति को कम किया गया है, ठीक है ना, कम किया गया है। अब इसमें मेजर बात ये है कि इसमें बेसिकली जो है बेंजामिन नेतन्याहू, हम लोग जानते हैं कि वहाँ के नेतन्याहू जो हैं प्रधानमंत्री हैं। और इस विधेयक को लेकर के जो है टोटल जो है सीटों में जो है 64 सीटें जो है बहुमत में रही। 64 सीट जो है, या 64 लोगों ने जो है वो एक तरह से बहुमत में वोट दिया है, ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट की जो कुछ शक्तियां हैं उनको कम किया जा सके। निगरानी शक्ति बेसिकली ये है कि सरकार के ऊपर जो निगरानी शक्ति है उसको लेकर के कम किया है। और इसमें जो है जैसे कुछ निर्णय जो हैं उनको जो है अनुचित मानकर उन्हें अमान्य करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करना है इस विधेयक का काम। तो 64 सीट हैं, और 64 सीट में जो बहुमत है वो है 56 सीट का। तो इसमें जो है 56 सीट जो है
64 सीट में टोटल 56 सीट जो है 56 लोगों ने जो है इसके बहुमत में इसके जो है पास करने में इस एक्ट को उस पर मुहर लगाई है ना। तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है ये जो है इन्होंने ये एक्ट जो है पास करवाया है, ठीक है। तो ये इजराइल, अब इजराइल पर हम लोग जानते हैं इजराइल बेसिकली जॉर्डन है, सीरिया है ना, उसके आसपास बसा हुआ है और साथ में फिलिस्तीन है और इजिप्ट का भी कुछ हिस्सा है। हालांकि इजिप्ट जो है वो नील नदी जो है ऊपर जाकर के जो है इजिप्ट के पास में जो लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाने वाली जो नहर है ना, तो वहाँ पर जो है ये इजराइल जो है वह उसी के पास जो है इसका बसता है सुएज नहर के, ठीक है ना। तो सुएज नहर जो है इन दोनों को मिलाती है। अब इसराइल को लेकर के जो हम लोग जानते हैं यहाँ की संसद का नाम नेस्त है और इसकी जो मुद्रा है वो है न्यू शेकेल और इसकी राजधानी जो है वो है जेरूसलम, ठीक है। और इसराइल और फिलिस्तीन को लेकर के हम लोग जानते हैं कि इनका वार जो है वो पहले से ही इसराइल फिलिस्तीन को के बीच में जो है बाउंड्री को लेकर के हमेशा टकरार बनी रही है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड न्यूज़ पर जो इम्पोर्टेंट है। तो ये एक तरीके से क्वेश्चन अगर आता भी है इसमें तो यही पूछा जाएगा कि कहाँ की संसद ने जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी शक्ति को कम किया है, ठीक है। तो इजराइल की संसद ने जो है ये कम किया है, ठीक है। अब जो है हिब्रू जो है वहाँ पर भाषा जो है बोली जाती है ना। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है विमिल्डन को लेकर के। तो विमिल्डन जो है इस समय हो रहा है, जैसे जून जुलाई में विमिल्डन होता है, विमिल्डन विमिल्डन टूर्नामेंट है ना। अब ये टूर्नामेंट जो है बेसिकली विमिल्डन टूर्नामेंट 2023 ये जो है इस समय जो आयोजित किया जा रहा है और टेनिस का होता है, लॉन टेनिस का है ना, टेनिस, ठीक है। तो ये जो है इसमें मार्केटा वोंद्रोसोवा है ना, मार्केटा वोंद्रोसोवा हैं, इन्होंने जो है चेक गणराज्य की एक खिलाड़ी है, मार्केटा वोंद्रोसोवा। ये जो है खिलाड़ी है कहाँ की, चेक गणराज्य की, और इन्होंने जो है ये विमिल्डन जीता है महिला वर्ग में, ठीक है, ठीक है। चेज रिपब्लिक भी इसको कहा जाता है, चेक गणराज्य को इंग्लिश में। तो इन्होंने जो है ओन्स जाबेउर को हराया है, ओन्स है ये, ओन्स जाबेउर, इनको जो है हराया है। और ये जो है इस टूर्नामेंट की उपविजेता रही थी पिछले टूर्नामेंट में, ठीक है। और ये जो मार्केटा वोंद्रोसोवा हैं तो ये WTA जो था विमिल्डन ये इन्होंने जीत लिया है, ठीक है। ये जो ओन्स जाबेउर हैं ये जो हैं एक मिनट, उनको हरा करके ये मैच जो है जीता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि ये जो है जब विमिल्डन का जो है ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है ना। बेसिकली ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ग्रास कोर्ट का मतलब वही है कि घास के ऊपर है ना, इसका जो कोर्ट होता है वो घास, ठीक है। तो मार्केटा वोंद्रोसोवा को याद रखिएगा कि विमिल्डन टूर्नामेंट इन्होंने महिला जीता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, और इनका जो रैंकिंग हो गई है वो वर्ल्ड नंबर 14 है। वर्ल्ड में इनकी रैंकिंग जो है, वर्ल्ड रैंक जो है वो 14 है, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ न्यूज़ है हमारी, उस पर आते हैं। अ, असम सरकार ने जो है गजह, गजह जो हम लोग गज जानते ही हैं कि हाथी को बोला जाता है, तो गजह कोथा, ये असम सरकार ने जो है ये वहाँ पर जो है अभियान चालू किया है, ठीक है ना, अभियान स्टार्ट किया है, ठीक है ना, कहाँ पर, असम में। अब ये गजय कोथा ये है क्या बेसिकली ये अभियान, तो देखिए हाथी जो है वो विशालकाय जीव है, और हाथी जो है वो सड़क पर आ जाए तो फिर व्यक्ति जो है एक तरह से जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो उसको लेकर के जो है मानव हाथी संघर्ष जो है उसकी बढ़ती समस्या को समाधान के लिए ये गजह कोथा अभियान चलाया जा रहा है वहाँ पर, ठीक है। और इस अभियान में जो है 1200 से अधिक जो है प्रतिभागी शामिल हुए हैं, 1200 से अधिक, ठीक है, प्रतिभागी शामिल हुए हैं, अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया, ठीक है, लोगों ने प्रतिभाग किया, गजय कोथा याद रखिएगा। उसके बाद जो इसका इम्पोर्टेंस क्या है बेसिकली, तो ये जो है पूर्वी असम में जो है ये क्या होता है कि ये जो हाथी हैं वो मानव बस्ती में घुस जाते हैं, और उसके बाद जो है वहाँ पर कुछ ना कुछ जो है ये हानियाँ करते हैं, और साथ में जो है ये जान माल की हानि होती है, व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। तो उसको लेकर जो है ये पूर्वी असम में ये चलाया गया है अभियान गजह कोथा, ठीक है। निवासियों को हाथी के व्यवहार और पारिस्थितिकी और क्षेत्र में हाथियों की सांस्कृतिक महत्व के बारे में शिक्षित करना है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको। और ये जो है गुवाहाटी में एक एनजीओ है, ठीक है ना, उसके द्वारा जो है ये गजह कोथा अभियान जो है ये चलाया जा रहा है। तो एनजीओ है गुवाहाटी में, उसका नाम है वन जीव, एक प्रसिद्ध वन्य जीव को लेकर के है, क्या नाम है अभी बताते हैं हम, ठीक है ना। तो उसको ये ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट है एक्चुअली, और असम वन विभाग है, ठीक है ना, तो वो भी इसकी सहयोग कर रहे हैं। और ये एनजीओ है, इसका नाम है अरण्यक। अरण्यक, अरण्यक मतलब हम लोग जानते हैं अरण्य माने जंगल होता है, तो अरण्यक एनजीओ है। तो उसमें असम सरकार के साथ साथ ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट भी है वहाँ पे, ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो है असम सरकार भी इसमें जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, ठीक है। तो गजह कोथा को याद रखिएगा कि ये जो है बेसिकली हाथियों को पहचानने के, एक तरह से हाथियों की संस्कृति को, उनके व्यवहार और पारिस्थितिकी को जानने के लिए है ये गजह कोथा अभियान चलाया जा रहा है, और जिसमें जो है मेनली जो है 1200 से अधिक प्रतिभागी जो है शामिल हुए हैं, ठीक है। और इनके बीच के जो है सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए है, बेसिकली मानव हाथी संघर्ष जो है उसकी बढ़ती समस्या का समाधान के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ फिफ्थ न्यूज़ है हमारी, उस पर आते हैं। असम के बारे में देखिए हम लोग जानते ही हैं कि राजधानी दिसपुर है, और 26 जनवरी 1950 में जो है राज्यों का गठन हुआ था, तब असम का भी गठन हुआ था। और उसके साथ साथ जो है हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और गुलाब चंद कटारिया वहाँ के जो है राज्यपाल हैं, ठीक है। लोकसभा की 14 सीटें वहाँ पर हैं, और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। और साथ साथ असम में लेकर के जो है जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि असम जो है ये राज्य जो है
असम राज्य जिसकी राजधानी जो है दिसपुर है। ये राज्य बेसिकली जो है सुरमा घाटी यहाँ पर पाई जाती है, और जो बांग्लादेश सॉरी जो मतलब एक तरह से जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, तो वहाँ से जो नदी निकलती है असम से, तो वहाँ पर माजुली आइलैंड जो है वो नदी द्वीप है, वो नदी द्वीप जो है असम में ही अवस्थित है। ठीक है, और सुरमा घाटी भी याद रखिएगा असम में है। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो पांचवी न्यूज़ है हमारी, कि हाल ही में जो है 18 जुलाई को जो है नेल्सन मंडेला डे मनाया जाएगा। ठीक है ना, नेल्सन मंडेला दिवस। नेल्सन मंडेला के बारे में हम लोग जानते ही हैं। तो नेल्सन मंडेला दिवस एक्चुअल में ये जो है इनका जन्मदिन हुआ है 18 जुलाई को। ये पैदा हुए थे नेल्सन मंडेला, और इसीलिए जो है ये उनको सम्मानित करने के लिए ये मनाया जाता है। राष्ट्रपति रहे थे ये दक्षिण अफ्रीका के, और नेल्सन मंडेला बेसिकली जो है अश्वेत थे, तो इन्होंने जो है रंग भेद की नीति का जो है सामना किया था और इनको जेल में डाला गया था। उसके बाद जो है प्रथम लोकतांत्रिक रूप से जो है इनको राष्ट्रपति बनाया गया था वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में। तो पहली लोकतांत्रिक राष्ट्रपति वहाँ के नेल्सन मंडेला हुए थे। ठीक है, तो उनको लेकर के जो है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डे है ये, और ये 2023 जो मनाया जा रहा है, इसकी थीम भी याद रख लीजिए कि थीम क्या है। तो थीम इम्पोर्टेंट है, और थीम का मतलब जलवायु, भोजन और एकजुटता। जलवायु, भोजन और एकजुटता। ठीक है, तो ये इसकी थीम है। अब इसमें जो है बेसिकली संयुक्त राष्ट्र ने ये स्टार्ट किया था 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। और ये कब स्टार्ट किया था? बेसिकली ये 2009 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन जो है फर्स्ट टाइम जो ये मनाया गया था तो 2010 में जो है ये पहली बार मनाया गया था, 18 जुलाई 2010 में। ठीक है ना, ये फर्स्ट टाइम जो है 2010 में ये मनाया गया था। और उस समय जो है ये 92nd उनका जन्मदिन रहा होगा। ठीक है ना। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और 18 जुलाई आने वाली है। ठीक है, तो उस दिन जो है नेल्सन मंडेला डे मनाया जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट ये है कि नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं, तो ये मैंने पॉइंट जो है इसका यही है कि 18 जुलाई जो है 2010 से ये बनाया जा रहा है। 2009 में घोषणा करी गई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यूएन के द्वारा, और 92वां जन्मदिन उनका बनाया गया था 18 जुलाई 2010 को। और नेल्सन मंडेला दिवस जो है उसी अंतर्राष्ट्रीय दिवस उसी दिन से स्टार्ट हो गया है, और उसकी थीम जो है ये 2023 को लेकर के है, जलवायु, भोजन और एकजुटता। ठीक है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। तो जो 6th न्यूज़ है हमारी, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज की, उसको देखते हैं। अब मून मिशन के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हम आते हैं कि एक कंपनी है अडानी जी की, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, तो ये जो कंपनी है अडानी समूह की कंपनी है अडानी जी की, तो ये जो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो मिलता है किस क्षेत्र में? पर्यावरण के क्षेत्र में। ठीक है ना, गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2023 किसे मिला है? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। ठीक है, और ये जो है गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है, पीकॉक अवार्ड जो है ये
इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर के होता है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट को लेकर के, ठीक है, इन्वायरमेंटल, बेसिकली इन्वायरमेंट के लिए ही दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है ये अडानी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड जो है, अडानी पावर भी लिख दीजिए यहाँ पर, अडानी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड एक तरह से, ठीक है। ये जो है कंपनी है, इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये बेसिकली कौन लोग थे जिन्होंने इनको जो है ये अडानी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी को जो है 2023 का गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया, तो उसको लेकर के 520 एक्चुअल में कंपनियों ने जो है इसमें रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्टर्ड हुई थी, रजिस्ट्रेशन किया था गोल्डन पीकॉक अवार्ड के लिए 520 कंपनीज ने, ठीक है ना। और इसमें जो है ये इम्पोर्टेंट ये कि अडानी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को ये अवार्ड मिला। अब इसमें कौन थे तो जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, है ना, पूर्व न्यायाधीश, ठीक है, साथ साथ जो है भारत में जो है, अब हम लोग जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश होता है, बाद में वो जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार का रिटायर्ड जज ही होना चाहिए, वो डायरेक्टेड, ठीक है। एम.एन. वेंकटचलैया जो है, एम.एन. वेंकट चलैया, ठीक है। ये जो रहे हैं इनके पूर्व न्यायाधीश के बीच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। और हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो संवैधानिक संस्था नहीं है, जो है एक तरह से संविधानेतर संस्था है, कोई आर्टिकल में गिवन नहीं है। और मानवाधिकार को लेकर के जो है वो राष्ट्रीय संस्था है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है वो हमेशा जो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ही रहते हैं, ठीक है ना। तो वो एम.एन. वेंकटचलैया के द्वारा जो है ये इनकी अध्यक्षता में जो है एक जूरी समिति थी, उसने समीक्षा की और उसमें जो है अडानी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2023 से जो है सम्मानित किया गया। ये इन्वायरमेंट को लेकर के जो है अवार्ड ये दिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज जो है उसको लेकर के आते हैं, उसको आते हैं। और इसमें जो ये जो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड जो है इसके जो सीईओ हैं वो अनिल सरदाना हैं, ठीक है। आथूर पान, याद रखिएगा, आथूर पान, आथूर पान, ये जो आथूर पान है, आथूर पान, ठीक है ना, ये बेसिकली एक पर्टिकुलर स्टेट में ही होता है। पर्टिकुलर स्टेट है तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है ना। तो आथूर पान को जो है ये जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तमिलनाडु के आथूर पान को ये जीआई टैग जो है से दिया गया है, ठीक है। जीआई बेसिकली क्या होता है, ज्योग्राफिकल जो है इंडिकेशन एक तरह से होता है, ठीक है ना। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट जो है वो दिया गया है, ठीक है ना। तो क्या नाम है, आथूर पान, ठीक है। अब ये जो है जीआई टैग जो है
ये आथूर पान का पत्ता जो होता है उसको मिला है। एक्चुअली बेसिकली ये जो है तमिलनाडु का एक खास पान है, और इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है इसको जो है भेजा जाता है, बाहर भी इसको जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। और उसके साथ साथ जो है इसके पत्तों की जो विपणन क्षमता है उसको भी उजागर करती है, एक तरह से वैल्यूएबल है। मसालेदार और तीखा होता है ये, है ना, इसका स्वाद। तो ये मसालेदार, मसाले हम्म, मसालेदार और तीखा होता है आथूर पान का पत्ता। ठीक है, तो उसके बाद जो है इसको लेकर के जो है इम्पोर्टेंट क्या है कि आथूर एक गांव भी है वहाँ पर। तो आथूर गांव जो है वहाँ पर आथूर पान ये होता है। और ये आथूर जो है जिला जो है तमिलनाडु का, आथूर जिला, सॉरी आथूर जो जगह है ना, तो ये जो है आथूर ये एक गांव है। और ये गांव जो है थुतुकड़ी थुथुकुड़ी जिले में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, और 500 एकड़ का विशाल क्षेत्र है वहां पर, 500 एकड़ का। और इस 500 एकड़ में जो है ये आथूर पान जो है ये वहां पर उसकी पैदावार की जाती है। ठीक है, 500 एकड़ जो जमीन का भूभाग है ना, भूभाग पर खेती की जाती है, या बाग जो है एक तरह से होता है, की जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ जो है इम्पोर्टेंट ये है कि आथूर के साथ साथ जो है ये जो है आसपास के भी कई गांव में भी जो है ये होता है। ठीक है, और इस आथूर पान को जो है ये तमिल संस्कृति को लेकर के है। तो ये आथूर पान जो है मार्को पोलो, ठीक है ना, मार्को पोलो जो है ने इसका वर्णन किया है अपनी बुक में। ठीक है ना, मार्को पोलो की बुक थी द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। ठीक है ना, क्या नाम था? द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। अब मार्को पोलो के बारे में हम लोग जानते हैं, मार्को पोलो कि ये इटली का यात्री था। ठीक है ना, मार्को पोलो। और पांड्य राज्य में कुलशेखर के समय में जो है ये, जब वहाँ पे पांड्य राज्य था, जो तमिलनाडु जो है वहाँ पर पांड्य राज हुआ करता था, है ना, चोल चेल पांड ये थे। ठीक है ना, तो वहाँ पर मार्को पोलो जो है वो इटली का यात्री जो है ये आता है कुलशेखर के काल में। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। और ये जो मार्को पोलो ने ये पुस्तक लिखी थी 13वीं सदी में लिखी थी। ठीक है, 13th जो है 13वीं सदी में। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट जो था ये आथूर पान को लेकर के ये न्यूज थी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, है ना, 8th न्यूज पर। तो इम्पोर्टेंट है हमारी 8th न्यूज भी। मनोज आहूजा, मनोज आहूजा ये नाम जो है इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली मनोज आहूजा जो है एग्री इंफ्रा फंड के जो है ये इन्होंने ये लिए भारत में जो है
एग्रीकल्चर में को जो है ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, उसको लिए उन्होंने कैंपेन चलाई है एक, ठीक है ना। और उस कैंपेन का बेसिकली ये जो है कृषि मंत्रालय और कृषि कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो मनोज आहूजा जो है इसी कृषि मंत्रालय के जो है वो सचिव हैं, कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय, कृषि कल्याण मंत्रालय, इसके जो है ये सचिव हैं, ठीक है ना, सेक्रेटरी है। तो इनके द्वारा जो है एक मुहिम चलाई जा रही है जिसका नाम है, ताकि एग्रीकल्चर में के क्षेत्र में जो है फंड जो है इकट्ठा किया जा सके। तो बैंक्स अंडर एग्री इंफ्रा फंड, ठीक है ना। तो बैंक्स हेराल्डिंग, हेराल्ड हेराल्डिंग एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर, रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, ये नाम है इस मुहिम का, ठीक है। ये चलाई जा रही है और इनके द्वारा। और इस अभियान का बेसिकली क्या पर्पज़ है, तो कब से कब तक है ये, तो 15 जुलाई से जो है इसका टेन्योर स्टार्ट हुआ है और 15 जुलाई से ये 15 अगस्त के बीच में जो है ये मुहिम जो है ये चलाई जा रही है। इसमें बेसिकली है क्या, तो इसमें जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की जो बैंकें हैं बेसिकली, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक्स हैं जो ठीक है। तो ये कहते हैं इसमें जो है ओवरऑल जो है 100 से अधिक डेलीगेट्स जो हैं, 100 से अधिक लोग, अधिक जो बैंकर्स हैं उन्होंने भाग लिया है, इसमें जो है शिरकत की है, भाग लिया है इस कैंपेन में, ठीक है। ये कैंपेन चलाई जा रही है मनोज आहूजा के द्वारा, जो सचिव हैं कृषि कल्याण मंत्रालय के या कृषि मंत्रालय के, ठीक है। और ये जो है इसमें 7200 करोड़ रुपए का जो है जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य जो है इसका वो है कि 7200 करोड़ रुपीस जो है इसको एक तरह से जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इस मुहिम के तहत। और इससे ये एक्चुअली बेसिकली ये क्यों रखा गया है, तो उसका है कि एक कोर्स बनेगा, कृषि अवसंरचना कोर्स, है ना। कृषि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट हो, तो उसको ये कृषि अवसंरचना कोर्स है। इसको बोलेंगे एक तरह से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है ना, AIF, ठीक है ना, कृषि अवसंरचना कोर्स, ठीक है ना, एग्रीकल्चर एग्री इंफ्रा स्ट्रक्चर फंड। और ये फंड कितना होगा, कितना जुटाने हैं इसको, 7200 करोड़ रुपए, ठीक है, इतना ये फंड ये लाना है। तो उसके लिए जो है ये AIF कृषि अवसंरचना कोष, ठीक है ना।
और इसमें जो है बेसिकली इस पूरे जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए जो है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है इसमें जो है एग्रीकल्चर को जो है प्रोत्साहित किया जाएगा। और दूसरा जो है कि कृषि जो है बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण, जैसे कृषि से संबंधित जो है बेसिक कम्युनिटीज है उनको पूरा किया जाएगा। और जो है इस योजना में जो कुल परिव्यय जो है वो 42,000 करोड़ रुपए है। ठीक है ना। और ये जो है कृषि अवसंरचना कोष ये 2020 में जो है एक शुरू किया गया था और 2020 से लेके 32 तक। ठीक है ना। इसको इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट कि 2020 से लेकर के से 2032 तक जो है ये इसका टेन्योर है, यानी 10 साल। 2032, ठीक है, 12 साल हो गए, है ना। 20 से लेके ये 10 साल नहीं बल्कि 12 साल। ठीक है ना। 12 ईयर्स का जो है ये टेन्योर है इसका, इस अभियान का। ठीक है। और इसमें जो है ऋण भी मतलब जो है कवर किया जाएगा और ऋणों को माफी भी की जाएगी। ठीक है। और इसके लिए जो है क्रेडिट गारंटी जो है दी जाएगी, वो 2 करोड़ रुपए तक का जो है कोई अगर ऋण जो है लिया जाता है तो उसके लिए जो है गारंटी कवरेज दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। इसको बस ये याद रखिएगा कि ये कौन सा एक ये बैंक हेराल्डिंग एक्सीलरेटेड रूरल एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एक मुहिम है और ये जो है मनोज आहूजा उसके हेड हैं, ये सचिव हैं कृषि मंत्रालय के, एक तरह से कृषि कल्याण कृषि मंत्रालय के। और ये 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में 100 से अधिक बैंकर्स जो हैं इन्होंने भाग लेंगे। जो है अभी तक तो 100 से अधिक बैंकर्स जो हैं अभी तक भाग ले चुके हैं और उसका लक्ष्य जो है वो 7200 करोड़ रुपए जो जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये 7200 करोड़ रुपए का है और 2020 से लेकर 2032 तक 12 साल का इसका टेन्योर है। ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। ठीक। अब जो नेक्स्ट न्यूज है वो ले लेते हैं चंद्रयान 3 पर ही ले लेते हैं, है ना। तो चंद्रयान 3 कब छोड़ा गया ये तो सभी को पता है। ठीक है ना। लॉन्चिंग इसका हुआ था तो चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 छोड़ा जा चुका था। फिर ये चंद्रयान जो है थर्ड जो है ये जो है ये मिशन जो है इसको छोड़ा गया। ठीक है। और 14 जुलाई 2023 हम लोग को पता ही है, ये 14 जुलाई 2023 को इसको जो है छोड़ा गया है इसरो के द्वारा। श्रीहरिकोटा में जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर के पर ये पुलिकट झील है, याद रखिएगा, उसी के पास है श्रीहरिकोटा। ठीक है। और वहाँ पर जो है श्रीहरिकोटा से जो है ये लॉन्च व्हीकल्स जितने भी हैं वो वहाँ से लॉन्च किए जाते हैं, चाहे PSLV हो चाहे GSLV हो। ठीक है। तो श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया गया है एक यान के द्वारा। ठीक है। और वो जो यान है LVM-3। ठीक है। LVM-3 और उसका जो वर्जन है वो M4 वर्जन। ठीक है ना। LVM-3 M4 वर्जन। ठीक है। फैट बॉय का नाम दिया गया है इसको, एक तरह से फैट बॉय। ठीक है। तो चंद्रयान 3 के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि इस अभी तक क्या था, जो लैंड रोवर और जो है साथ साथ जो है लैंडर जो है ये साथ होते थे इसमें जो अंतरिक्ष हैं सेटेलाइट हैं उसमें। लेकिन अभी जो है इसमें जो है प्रपल्सन मॉड्यूल भी जोड़ा गया है। ठीक है ना। वो क्या जोड़ा गया है, प्रपल्सन मॉड्यूल।
ठीक है, ये भी जोड़ा गया है, ठीक है ना। इसके साथ में जो है क्या है, लैंडर एंड रोवर, ठीक है। और ये जो है बेसिकली अवधि जो है इसकी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसकी जो ड्यूरेशन है, जो चंद्रयान 3 की है, वो ड्यूरेशन बहुत कम है। ड्यूरेशन जो है इसकी 3 से 6 महीने के बीच में है। और आज जो है एक बड़ी बात हुई है, तो वो ये है कि पहली जो है तस्वीर जो है चंद्रयान 3 ने जो है ऑर्बिट में जो है पहुंचने से पहले जो है ये पहली तस्वीर जो है चंद्रमा की भेजी है, ठीक है ना। इसका पर्पस क्या है चंद्रयान का, तो डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पर मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, और उसके साथ साथ जो अदर एलिमेंट्स है उसको जो है वहाँ पर खोजना, और साथ साथ में वहाँ पर पानी का पता लगाना कि पानी कहाँ पर पाए। और साथ में जो है अगर ऐसा होता है तो भविष्य में जो है वहाँ पर बस्ती बसाने की योजना एक तरह से सामने आई है, ठीक है। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ पर विशाखापट्टनम के पास में, बेसिकली श्रीहरिकोटा में। तो यहाँ से लॉन्च किया गया। टाइमिंग क्या थी इसके लॉन्च की, वो भी इम्पोर्टेंट है कि टाइमिंग जो है 2:32 पे जो है इसको जो है छोड़ा गया था। और 6 से मैंने बताया कि 3 से 6 महीने का इसका ड्यूरेशन है। और ये जो है इसकी लाइफ जो है वो 7 ईयर्स की लाइफ, जैसे चंद्रयान 1, 2, 3 को भी हम जो है इसको कंपेयर करते हैं, तो इसमें जो है ऑर्बिटर है, लैंडर है और रोवर। ये किस में थे, ये बेसिकली थे ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ये जो थे ये चंद्रयान 2 में थे, ठीक है ना, चंद्रयान 2 C2। और चंद्रयान 3 में जो है ये क्या है, प्रपल्सन मॉड्यूल है और लैंडर है और रोवर है, ठीक है ना। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ इसकी लाइफ का है कि ये इसका जो ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर था वो धीमे काम करते थे, और वो जो है 7 जो है ईयर्स का टेन्योर था उनका जो है। लेकिन बट यहाँ पर जो है कितना टेन्योर है, मात्र 3 से 6 महीने का टेन्योर है। और ये जो है बहुत जल्दी जो है शीघ्रता से जो है चांद की ओर बढ़ रहा है। और इसमें जो है लैंडर में 4 जो है वो थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। और 40 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 3 जो है वो चांद की सतह तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना, 40 डेज के बाद। और 40 डेज जो है वो कब होगा, तो अगस्त में वो दिन दिया गया है, ठीक है ना। हाँ, 14 जुलाई 2023 को जो है ये छोड़ा गया। मेरे हिसाब से शायद 5 अगस्त है, ठीक है ना। तो 5 अगस्त के दिन जो है ये चंद्रयान 3 जो है ये चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाएगा, ठीक है। और इससे पहले जो है 2008 में जो है, अक्टूबर 2008 में, हम लोग जानते हैं अक्टूबर 2008 में जो है चंद्रयान 1 छोड़ा गया था, ठीक है, चंद्रयान 1, ठीक है। उसके बाद जो है 2019 में चंद्रयान 2 छोड़ा गया, ठीक है, चंद्रयान 2 लिख देते हैं, चंद्रयान 2, ठीक। उसके बाद अब जो है 2023 में जो है ये 14 जुलाई को जो है चंद्रयान 3 छोड़ा गया, ठीक है ना। और तीनों ही जो है अनमैन्ड है। पहले सोचा भी था कि मैन्ड होंगे। तो इसकी सफलता के बाद जो है इंडिया जो है वर्ल्ड के 4 कंट्रीज में आ जाएगा जिसने ऐसा किया है, ठीक है, मतलब चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले जो देश हैं। पहला तो USA है, दूसरा रशिया है, ठीक है। रशिया ने स्पुतनिक 1 सबसे पहला जो सैटेलाइट गया था वहां पर, जो स्पुतनिक 1 गया था। तो तीसरा जो है
वो चाइना है, और चौथा जो है वो इंडिया हो जाएगा। तो ये चार देश जो हैं ही ऐसे पूरे विश्व में देश होंगे जो चंद्रमा की सतह पर जिन्होंने अपना जो है सैटेलाइट जो है वो उतारा है। ठीक है। अब बेसिक बात ये है कि इसमें वजन जो है इसका वो भी इम्पोर्टेंट है कि ऑर्बिटर लैंडर और रोवर जो थे उसमें थे चंद्रयान 2 में, और इसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल दिया हुआ है, और ये जो है भारी भी है ज़्यादा, 250 किलो ज़्यादा भारी है चंद्रयान 2 से। ठीक है। और उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी लागत कितनी है। तो लागत कितनी आई है वो इम्पोर्टेंट और रह जाता है कि लागत जो है टोटल जो है पैसा कितना लगा है। तो उसमें 615 करोड़ जो है टोटल जो है लॉन्च करने में जो इसकी लागत आई है 615 करोड़। ठीक है। और साथ में जो है इसे लॉन्च करने में जो है फ्यूल जो भी फ्यूल के लिए भी वो 500 करोड़ जो है लॉन्च करने में लागत आई है। ठीक है। तो एक है सैटेलाइट और एक है लॉन्च व्हीकल। ठीक है ना। तो दोनों का मिला करके मैंने बताया है। ठीक है। और वहाँ पर जा कर के क्या है कि बेसिकली जो है एलिमेंट्स की खोज करना है ना, और साथ साथ में जो है पानी का जो वहाँ पर उसकी सतह में जो है पानी जो है उपलब्ध है कि नहीं उसको भी देखना है। ठीक है। मैंने बता दिया था जैसे सोडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सभी जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं मेनली उनको जो है भेजेगा जो है चंद्रयान 3। ठीक है। और उसके बाद जो है इसको लेकर के चंद्रयान 3 को लेकर के जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, तो जो जीएस तैयारी वेबसाइट है हमारी उस पर मैंने ये अपलोड कर रखा है न्यूज़ को, जो इंडियन एक्सप्रेस ने जो है एक लंबा सा जो है चंद्रयान 3 पर जो है आर्टिकल लिखा है आज की डेट में। तो उसको वो पूरा आर्टिकल जो है हिंदी वर्जन में मैंने जो है उस अपनी वेबसाइट जीएस तैयारी में उसको डाला हुआ है। तो करंट अफेयर्स में जो है ये आप वहाँ पर इसको पढ़ सकते हो और अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। तो अब आते हैं जो 10th न्यूज़ है आज की उस पर आते हैं। ठीक है। अब जो 10th न्यूज़ है वो ये है कि अमित शाह को लेकर के न्यूज़ है ये कि 14 जुलाई को जो है प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि फ्रांस के दक्षिणी शहर मार्सेले में वाणिज्य दूतावास खुले। ठीक है ना। तो इसको जो है पहले इसको देख लेते हैं कि फ्रांस में जो है अभी हम जानते हैं कि अभी मोदी जी जो है जिस समय ये चंद्रयान 3 छोड़ा गया था तो उस दिन जो है मोदी जी जो है वहाँ पर ब्रिस्टले परेड में भाग ले रहे थे, और वहाँ पर जो है उनको सम्मानित किया गया था। और वहाँ पर सम्मानित करने के साथ साथ जो है 14 जुलाई को वहाँ फ्रांस में जो है इनको दक्षिणी शहर मार्सेले है, एक शहर है मार्सेले। ठीक है। मार्सेले शहर है, और मार्सेले शहर में जो है ये एक जो है वाणिज्य दूतावास जो है कह सकते हैं कॉमर्शियल जो एक कॉमर्स का जो एम्बेसी है उसको जो है खोला जाएगा। तो वाणिज्य दूतावास को खोला जाएगा। ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें फ्रांस में जो है जाकर के पीएम मोदी को लेकर के जो भी फैक्ट हैं वो मोदी जी को लेकर के जो फैक्ट हैं उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि इन्होंने जो है ला सीन म्यूजिकल ला सीन म्यूजिकल
ला सीन म्यूजिकल जो है वहाँ पर जो है, ये कहाँ पर है, ये पेरिस में है। और वो यहाँ पर जा कर के जो है इन्होंने भारतीयों को संबोधित किया है वहाँ पर, ठीक है, भारतीय समुदाय को संबोधित किया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर जा कर के भारतीय समुदाय को संबोधित किया है, ला सीन म्यूजिकल में, ठीक है। भारत के जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो संबोधित किया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वहाँ के हम लोग जानते हैं इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार जो है इनको दिया गया। सर्वोच्च पुरस्कार जो वहाँ पर जो है सिटीजनशिप का, जैसे भारत रत्न है वहाँ यहाँ इंडिया में, वहाँ पर जो है सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया मोदी जी को, ठीक है, सम्मानित किया गया। अब जो सर्वोच्च पुरस्कार है वहाँ का वो कौन है, द लीजन ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस, ग्रैंड क्रॉस द लीजन, स्पेलिंग पर मत जाइएगा, ऑफ ऑनर, ठीक है। तो ये जो है सर्वोच्च पुरस्कार रहा फ्रांस का, वो मोदी जी को दिया गया है, ठीक है ना। और साथ में जो है ये जो है एक्चुअली फ्रांस में थे मोदी जी उस समय 14 जुलाई को, और उसी दिन जो है चंद्रयान जो है 3 छोड़ा गया, ठीक है। और इसको लेकर के एक इम्पोर्टेंट बात और भी है कि मोदी जी जो है 13 से 15 जुलाई के बीच में जो है यात्रा पर रहे, 13 से 15 जुलाई पर। और इसमें जो है साथ साथ जो है वहाँ से यूएई भी गए थे, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात जो है यूएई वहाँ से गए, ठीक है ना। वहाँ पर भी इन्होंने जो है गए थे। ब्रेस्टले परेड में जो है मैंने बताया था कि ब्रेस्टल परेड में जो है ये हिस्सा लिया था इन्होंने, ठीक है। इससे रिलेटेड जो न्यूज़ जो है पिछले 11 तारीख वाले में मैंने कवर करी है, ठीक है। और एक जो तीसरी जो बात है वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि भारत और फ्रांस का जो ये जो रणनीतिक साझेदारी है या फिर बायलैटरल ट्रेड है या है ना, तो उसमें जो है उसके जो है 25वीं वर्षगांठ, 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है। मनाई गई, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मोदी जी को लेकर के हैं, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि ला सीन म्यूजिकल में जो है पेरिस में इनको भारतीय समुदाय को संबोधित किया, वहाँ के सर्वोच्च पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजन ऑफ, ग्रैंड क्रॉस द लेजन ऑफ ऑनर से। और वहाँ पर ये भारत और फ्रांस के बीच में जो राजनीतिक संबंध हैं उसकी 25वीं वर्षगांठ बनाई गई, ठीक है। उसके साथ साथ जो है तीनों सेनाओं के भारतीय सशस्त्र बलों का एक दस्ता भी गया था, ठीक है ना। यहाँ पर इनके साथ में तीनों सेनाओं का एक भारतीय दस्ता भी गया था, ठीक है ना। तीनों सेनाओं का भारतीय दल भी यात्रा पर था, ठीक है ना, फ्रांस की यात्रा पर था, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो जो 10th न्यूज़ है उस पर आते हैं हम लोग। तो सहकारी क्षेत्र को लेकर जो अमित शाह वाली जो न्यूज़ है उसको हम कवर करते हैं कि एफपीओ पर राष्ट्रीय मेगा कॉन्क्लेव का उद्घाटन हुआ है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो फार्मर्स का जो प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है उस पर जो है
सहकारी क्षेत्र में, सहकारी क्षेत्र में एफपीओ, फार्मर्स प्रोडक्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, उस पर जो है मेगा कॉन्क्लेव का उद्घाटन जो है वो अमित शाह जी ने किया है। किसने किया है? अमित शाह, गृह मंत्री शाह जी। ठीक है, अब ये जो मेगा कॉन्क्लेव है, इसकी एक्चुअली क्या है, ये नई दिल्ली में जो है ये मेगा कॉन्क्लेव हुआ है। ठीक है, ये कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो हैं वो